मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं हुए थे शुरू में। इट वाज क्वाइट डिवास्टेटिंग फॉर मी एज वेल, बट आई फिगर्ड आउट कि अगर आप थोड़ा सा चैनलाइज कर लो चीजों को फिर से सीनियर से बात करके, तो हमको लगता है थोड़ा सा होपफुल हो जाते लोग। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो चीजें थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग ना हो जाए, आप थोड़ा माहौल को देख के एक्साइटेड मत रहो। वहां पे ऐसा है कि अगर आपको नहीं पता है तो पॉज ले सकते हो, पॉज ले लो। आपके बाद भी अगर आप बोलते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प द कोर आइडिया ऑफ इट, बट आई विल रीड मोर अबाउट। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर आप बहुत कूल कंपोज रहो तो 5-6 सेकंड में माइंड आप इतना पढ़ रखे हो तो वो आता है, कुछ ना कुछ तो माइंड प्रोड्यूस करता है। आप ना रेशनैलिटी के फ्रंट पे लोगे तो डिग्री डजंट मैटर, लाइक प्रोफेशन डजंट मैटर। अगर आप आर्ट्स के भी हो, अगर आपकी रेशनैलिटी और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो यार डिग्री मैं तो मानता हूँ कि वो इररिलेवेंट ही है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे सब लोग बोलते हैं ये मेरा काउंट नहीं होगा, तो मैं भी कहूंगा इसको भी काउंट मत करो, लेकिन मैं काउंट कर लेता हूँ। चलो एक चीज मैं जो गलती किया था कि आई डिड नॉट इमेजिन कि मेरे को कितना अटेम्प्ट देना है, आई ओनली इमेजिन कि मेरे को ये करना है। ये गलती ना करे कोई तो अटेम्प्ट्स रेशनलाइज किए जा सकते हैं। आप ना ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनकी 6 प्रीलिम्स नहीं निकली हो, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी 6 मेंस नहीं निकली हो। तो मेरी 3 प्रीलिम्स नहीं भी निकली थी, सो दैट लाइन यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो दे वर टेलिंग कि तू मेंस पे फोकस करके रख, तो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट, सो दैट रियली हेल्प्ड मी टू क्लियर द मेंस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। किताबें वही है, आपको बस कोशिश ये करना है कि गेट अ कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल कम फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेडली कमिंग। ओके, करंट अफेयर पे क्वेश्चन अगर मान लो लास्ट ईयर आ गई, बिकॉज आप उस टाइम स्केल पे नहीं थे, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट हाउ स्ट्रांग यू आर एट द स्टैटिक। उतना ही पढ़ो करंट अफेयर जितना तुम मेंस में उसको लिख सको। प्रीलिम्स के पेपर का बहुत एक परफेक्ट सा विजडम रहा है, मैं उतना ज्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं किया, इस साल मैं टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया था, तो मैं बस फोकस करता था फ्रेमिंग पे। आई अंडरस्टैंड दैट मेंस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द पीवाईक्यूज। हर एग्जाम के सर्टेन वैल्यूज है, प्रीलिम्स में इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग दी मेंटल कैपेसिटी, वेदर यू आर गुड एट मेमोराइजिंग फैक्ट्स और नॉट, वेदर यू कैन कीप योरसेल्फ कूल एंड काम कंपोज एट द एग्जामिनेशन सेंटर और नॉट। मेंस में ये सारी वैल्यूज टेस्ट नहीं होती है। वो क्वेश्चन इजी, इतने इजी रहेंगे कि वो सब लोग बनाएंगे, और कोई क्वेश्चन इतना हार्ड रहेगा कि वो कोई नहीं बनाएगा। तो कट ऑफ डिसाइड होगा किससे? इजी वाले से। फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सेल थ्रू दिस एग्जाम। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग होने वाला है। हमारे साथ है रवि, और इस वक्त यूपीएससी इंटरव्यू देके निकले हैं, और इनसे बात करेंगे डिटेल्ड में। सवाल मैं कम करूंगा, जवाब इन्हीं का रहेगा, इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और इंटरव्यू को शुरू करता हूँ। सर कैसा रहा इंटरव्यू? दिस वाज माय सेकंड इंटरव्यू, तो लास्ट ईयर से तो थोड़ा बेटर था। बेटर। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपके? ऑप्शनल पेपर क्या है? लैंग्वेजेस है? ये मेरी 5th अटेम्प्ट है, और ऑप्शनल ज्योग्राफी और लैंग्वेज तो इंग्लिश ही था। मेरे को लगता है कि ऑप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यू कैन कैरी इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और नॉट, दैट शुड डिटरमाइन। बाकी ऐसे ज्योग्राफी मेरे हिसाब से इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, लाइक यू कैन विजुअलाइज इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो उस हिसाब से मैंने इसको सेलेक्ट किया था। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। और ये जो जर्नी रही है, इसमें शुरुआती दौर में क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको जब आपने सोचा कि आपको यूपीएससी करना है? हाउ यू हैव स्टार्टेड मतलब डूइंग फॉरवर्ड ऑन दिस यूपीएससी जर्नी? आई वॉज ऑलरेडी इन अ फॉर्म, मैं काम कर रहा था। यूपीएससी मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि मुझे करना है, तो 2 साल काम करके मैं डिसाइड किया कि मैं करता हूँ फिर इसको, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे 3 प्रीलिम्स नहीं हुए थे शुरू में, इट वॉज क्वाइट डिवास्टेटिंग फॉर मी एज वेल, बट आई फिगर्ड आउट कि अगर आप थोड़ा सा चैनलाइज कर लो चीज़ों को फिर से, बात करके सीनियर से बात करके, तो हमको लगता है थोड़ा सा होपफुल हो जाते लोग। सो फ्रॉम दैट माइंडसेट आई गिव द 4th अटेम्प्ट, और मेरी पहली मेंस थी, तो लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू दिया था। सर ऐसा माना जाता है कि बिहार के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट, वो ज़्यादा सिविल सर्विसेज में आते हैं। कैसे देखते हैं जी लोग? मैंने कभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी ना सारे लोग ही इक्वली कॉम्पिटेंट है, ठीक है। और जहाँ तक बिहार की बात है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेगेसी रही है कि लोग वहाँ पे यूपीएससी को थोड़ा सा और देखो तवज्जो देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गई हैं। अब बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे स्टेट्स के लोग भी अब ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड हो रहे आपकी एकेडमिक कैसी रही है सर? कहाँ से आपने स्कूलिंग की है? तो 10th की बात, 12th की बात कही। मेरी पटना से ही स्कूलिंग हुई है, 12th भी मैं वहीं से किया हूँ। फिर मैं एनआईटी जमशेदपुर गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। कौन सा सब्जेक्ट था आपके? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से शिफ्ट आप होते ह्यूमैनिटीज में, दिक्कतें तो नहीं हुई? क्या दिक्कतें आई, कैसे आपने उसको ओवरलैप किया? मुझे लगता है कि इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए लोगों को, और मेरे लिए थोड़ा सा इंजीनियरिंग को हैंडल करना, थोड़ा कंटिन्यू करना सेम चीज़ को, मैं चाह रहा था कि थोड़ा नया चीज़ ट्राई करूँ, उसके लिए मैंने ज्योग्राफी को लिया। देखो मैं तो यही बताऊंगा कि लास्ट ईयर ना मेरी सेम बुक थी, अच्छा। और मेरे नंबर अच्छे नहीं थे,
तो जब मैं सुना कि यही बोर्ड है वही बोर्ड है, तो लिटरली इट गॉट मी लाइक व्हाट टू डू काइंड ऑफ सिचुएशन। तो फिर भी मैंने सोचा कि इट्स यू इमेजिन द वर्स्ट ना, एंड व्हेन यू आर accommodating that into your mind, you become little relaxed। बस समझा तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए पॉजिटिव ही हुआ, राइट? क्योंकि आप जब नए बोर्ड पे जाते हो तो नया एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं लास्ट ईयर इस बोर्ड में ऐसा किया था, तो आई कैन एटलीस्ट कीन करो टेल माई सेल्फ दैट कि लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा अच्छा किया हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग ओके ऑन अ बेटर साइड। सो यही मैं बताऊँगा। बाकी डेफ पे ज़्यादा हुआ है मेरे, तो डेफ में मेरे स्टार्टअप्स के बारे में चीज़ें लिखी हुई थी। मैंने प्लांटेशन ड्राइव करा रखा है कॉलेज में, उससे क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हो कॉलेज में, तो उन्होंने फिर पूछा कि अपने सिटी को तुम कैसे देखते हो। तो फटाक से मेरे को एक डेटा याद था स्वच्छ सर्वेक्षण का, कि पटना की रैंकिंग समथिंग शिफ्टेड 75 78 ऐसा कुछ भी नीचे। आई कुड नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जैक्टली द रैंक ऑफ इट, बट मेरे को आइडिया था कि 70 से ऊपर ही है। तो मैंने उन्हें बताया 78th रैंक है, तो उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन आई होप वो सही ही होगा। तो उन्होंने बताया कि तो ये तो बहुत अच्छी रैंक नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि जो लोग हैं ना, उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आई एम गिविंग दिस मच मनी टू द म्यूनसिपैलिटी, तो म्यूनसिपैलिटी इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। है सिविक सेंस वो नहीं आया। दूसरा फिर मैंने बताया कि चूंकि रैंक कम है तो पोटेंशियल भी बहुत हाई है अच्छी होने की। अगर वो 5-6 रहता है तो पोटेंशियल कम रहता है जी, क्योंकि लोग वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, तो चीज़ें सही हो सकती है। ज्योग्राफी से थे कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट क्यों है, मैंने उन्हें बताया आईओटी वगैरह है, तो उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी का क्या है स्मार्ट में रोल है। मैं बताया कि ये तो मेरे लिए पूरा बाउंसर टाइप का चीज़ था। तो फिर उन्होंने खुद ही मैंने उन्हें बताया कि वाटर सिक्योरिटी है, वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्मार्ट के अंदर, तो ज्योग्राफी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वहाँ के। पोरोसिटी वगैरह चीज़ें मैं बताया उनको। फिर मैं बताया कि लैंड को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए भी लैंड होना चाहिए, दैट ज्योग्राफी प्रोवाइड्स यू। तो उन्होंने बताया ये सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर एक रेफरेंस बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर यूज्ड टू बी विंड, तो रोड को थोड़ा साफ करके जा, तो उसको तुम कैसे देखते हो। मैं उनको बताया कि भाई अब उनको तो थोड़ा तो करना होगा। तो फिर मैं बताया कि सर इट इज़ एडिंग अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम द सिटी पर्सपेक्टिव, सो आई वुड लाइक टू टेक इट एज अ विजडम एंड आई विल रीड मोर अबाउट इट। मेरी डैफ ऐसी थी कि स्टार्टअप निकल के आ रहा था कि ये बंदा स्टार्टअप का है। उन्होंने पूछा कि तुम स्टार्टअप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहोगे, फिर तुम कंटिन्यू क्यों नहीं किए। तो मैंने उन्हें बताया कि इट इज़ लेस अबाउट अबंडनिंग दिस पाथ बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग दिस, एंड इट इज़ मोर अबाउट ज्वाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि वहाँ पे आई यूज्ड टू हैव अ लॉन्ग डिस्कशन विद माई फादर इन द चाइल्डहुड। ही इज़ द वन हु इंस्पायर्ड मी टू थिंक बिग एंड टू थिंक फ्रॉम द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव। सो उसको इनकलकेट करते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मेरी ये नेचुरल चॉइस बन गई। तो मैंने उन्हें ये बताया। फिर उन्होंने बताया कि शार्क टैंक कैसे कंट्रीब्यूट करता है, मतलब स्टार्टअप को सोच ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कुछ है। फिर मैंने रिसेंट में देखा था कि गाँव का भी एक स्टार्टअप करके जुगाड़ू कमलेश आप लोग भी देखे होंगे, तो मैंने बताया कि सिर्फ ये फंडिंग ही नहीं देता है, ये इंस्पिरेशनल वैल्यू भी क्रिएट करता है। तो गांव में जाके वो बंदा देखा कि शार्क टैंक जैसी कुछ चीज़ होती है, और उसने सोचा कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम द मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ही मेड अ व्हीकल आउट ऑफ इट। तो वो शार्क टैंक पे लेके आया, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, पब्लिसिटी तो नहीं है जी। बिल्कुल हाँ, कि अगर आप पहली बार दे रहे हो तो चीज़ें थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग ना हो जाए। आप थोड़ा माहौल को देख के एक्साइटेड मत रहो, थोड़ा काम रहो, ठीक है। दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ आप आए तो थोड़ा सा जो चीज़ें नई है, फोटोशूट चल रहा है वगैरह चल रहा है, आप इनसे थोड़ा सा काम रहो टिल द टाइम योर इंटरव्यू इज कंप्लीट, ठीक है। वो करके आप थोड़ा रह सकते हो। जो एग्ज़ाम के अंदर जो इंटरव्यू चल रही है उसकी बात करें तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको नहीं पता है तो पॉज ले सकते हो, पॉज ले लो आप 5 सेकंड का, 6 सेकंड का। 6 सेकंड के बाद भी अगर आप बोलते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प द कोर आइडिया ऑफ इट बट आई विल रीड मोर अबाउट इट, ऐसा कुछ करके बता सकते हो तो बता दो। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर आप बहुत कूल कंपोज रहो तो 5-6 सेकंड में माइंड आप इतना पढ़ रखे हो तो वो आता है, कुछ ना कुछ तो माइंड प्रोड्यूस करता है, उसको आप अच्छे से फ्रेम भर करके बता दो। मेरी 3 प्रीलिम्स नहीं हुई थी, ठीक है। अगर मैं 3 के बाद छोड़ता आई वुड नॉट हैव स्टैंडिंग हियर ऐसा। लेकिन जहाँ तक माइंडसेट की बात है
तो थोड़ा सा वो एंड रश की हम लोग में आदत होती है, ठीक है, कि कर लेंगे, दैट मे बी इट्स अ सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस यू कैन से, लेकिन उसको उस तरीके से भी नहीं देखना चाहिए। इट्स अ वेरी वाई एनालिसिस कि ये क्यों, वो क्यों, लॉजिक ढूंढना थोड़ा। और ये चीज़ें इंजीनियरिंग के साथ ही नहीं होती है। अगर आपकी माइंड उस तरीके से माइंडसेट डेवलप हो गया है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच और इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री, आई नो मेनी पीपल हु बिलोंग टू द आर्ट्स बैकग्राउंड एंड दे आर डूइंग लाइक वे ग्रेटर देन मी ऑल्सो, सही है। और उनके माइंडसेट वैसे, आप ना रेशनैलिटी के फ्रंट पे लोगे तो डिग्री डजंट मैटर, लाइक प्रोफेशन डजंट मैटर। मेरा तो यही मानना है, अगर आप आर्ट्स के भी हो, अगर आपकी रेशनैलिटी और उस तरह साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो यार डिग्री मैं तो मानता हूँ कि वो इररिलेवेंट ही है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे सब लोग बोलते हैं ये मेरा काउंट नहीं होगा, तो मैं भी कहूँगा इसको भी काउंट मत करो, लेकिन मैं काउंट कर लेता हूँ चलो। तो वो तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी, एक चीज़ मैं जो गलती किया था कि आई डिड नॉट इमेजिन कि मेरे को कितना अटेम्प्ट देना है, आई ओनली इमेजिन कि मेरे को ये करना है। ये गलती ना करे कोई तो अटेम्प्ट्स रेशनलाइज किए जा सकते हैं। और दूसरे अटेम्प्ट्स में आई फेल्ड मार्जिनली बाई 2-3 मार्क्स in the prelims itself, but because I had a good contact with the people who have already cleared this examination, so I was very lucky to have a guidance from them. उन्होंने बोला तू मेंस पे फोकस करते रहे even if you are not qualified for this। उन्होंने एक लाइन बोला था, मैं वो बोलना चाहूँगा जी बिल्कुल, कि आप ना ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनकी 6 प्रीलिम्स नहीं निकली हो, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी 6 मेंस नहीं निकली हो मेंस, ठीक है। तो मेरी 3 प्रीलिम्स नहीं भी निकली थी, सो दैट लाइन यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो 3 के बाद भी आई डिसाइडेड टू गो फॉर MBA साइड पे थोड़ा सा किया। आई क्वालिफाइड फॉर द टीस एग्जामिनेशन एज वेल, मेरे को सीट मिल गई थी वहाँ पे, लेकिन उसी साल मेरा प्रीलिम्स भी हुआ था। बट बिकॉज आई वॉज मोर इंक्लाइन टू दिस, मैं बोला यार पहली बार मेंस लिखने का मौका मिला, थोड़ा करके देखते हैं, तो मैं किया इसको। और बिकॉज ऑफ द विजडम दैट आई वॉज गेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड पीपल, so they were telling कि तू मेंस पे फोकस करके रख, तो I was focusing on that, so that really helped me to clear the mains in the very first attempt. I had a very good marks, but because last year the interview was not according to situation, तो चीजें रह गई थोड़ा। इस साल दोनों साइड थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो आई एम जस्ट होपफुल कि थोड़ा सही हो जाए कुछ इस बार। देखो मैं तो कुछ नया बोलूंगा नहीं जी, बिल्कुल बाकी लोगों ने कह रखा है, किताबें वही है, आपको बस कोशिश ये करना है कि get a confidence, and that confidence will come from the questions that are repeatedly coming. Okay, करंट अफेयर पे क्वेश्चन अगर मान लो लास्ट ईयर आ गई, बिकॉज आप उस टाइम स्केल पे नहीं थे, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 2018 का पेपर उठा के देखोगे, वहां पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको नहीं बनते दिखेगी, क्यों? क्योंकि आप 2018 में नहीं थे जी, बिल्कुल। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि आप स्टैटिक को बहुत मजबूत कर लो, बिकॉज selection of the prelims is all about how strong you are at the static quality। इन सारी चीजों को आप इस तरीके से कोर एस्पेक्ट के रूप में अंडरस्टैंड करो कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो एटलीस्ट यू कैन सी दिस फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो जी, वो ठीक है, स्पीकर के चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ना जो न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं, तो आप स्टैटिक को कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हो उस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हैबियस कॉर्पस है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स है। तो एक मैं अपनी एक शेयर करता हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार, मेरे को कैसे कॉन्फिडेंस आया मैं वो बताता हूँ कि जब मैं पेपर पढ़ रहा था, मैंने देखा कि कोई एक प्राइवेट, मतलब कि मान लो मैं आपको रख रखा हूँ अपने पास, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला मेरे को कि यू लीव दिस पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हैबियस कॉर्पस, एग्जैक्ट है ना। तो व्हेन यू रिलेट दिस काइंड ऑफ अप्लाइड नेचर ऑफ एनी स्टैटिक नॉलेज, यू गेट अ कॉन्फिडेंस। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्टैटिक पढ़ो, करंट अफेयर छोड़ दो मेरे हिसाब से, ठीक है। और उतना ही पढ़ो करंट अफेयर जितना तुम मेंस में उसको लिख सको, ठीक है। प्रीलिम्स में आएगा भी तो वैसे करंट अफेयर आते हैं जो बहुत फेमस है, और प्रीलिम्स के पेपर का बहुत एक परफेक्ट सा विजडम रहा है। वो क्वेश्चन इजी, इतने इजी रहेंगे कि वो सब लोग बनाएंगे, और कोई क्वेश्चन इतना हार्ड रहेगा कि वो कोई नहीं बनाएगा। तो कट ऑफ डिसाइड होगा किससे? इजी वाले से। फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट,
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सेल थ्रू दिस एग्जाम। मेरी डाइफ में सोशल मीडिया भी थी, गेमिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत अच्छा सा टर्म है। बिकॉज ऑफ दिस टर्म इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंक्ट बिटवीन द टू, लोग और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहे हैं इस पर। तो ऐसे करके आप थोड़ा अच्छे से टर्म्स निकाल के रखो ताकि वो आपको थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ दे, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट टेस्ट स्पीड। ऐसे आइडियाज़ पहले से सॉर्टेड हो रहेगा तो आप अच्छा करोगे। मैं उतना ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करता क्योंकि इस साल मैं टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया था। अच्छा ठीक है, तो मैं बस फोकस करता था फ्रेमिंग पे कि मैं कैसे फ्रेम कैसे कर लूँ और घर पे ही लिख लूँ। कोई 3 घंटे की सीरीज मैंने नहीं लिखी इस बार, ठीक है। तो it's not because of the confidence, because I understand that mains is all about solving the PYQs. If you understand the PYQs better, or you have analyzed it from the thought-provoking ideas, like I also used to have a ChatGPT reference. जी बिल्कुल। तो जैसे मान लो सप्लाई चेन है, तो maybe somebody will write supply chain resilience. I used to tell ChatGPT to suggest some new words about it. He was suggesting supply chain resilience, supply chain green initiative. सही वर्ड मिलते हो ना। तो उसको थोड़ा सा आप रख लो, इकोनॉमी के अलग से रख लो, वैसे वैसे करके मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए थे। चैट जीपीटी के बाद थोड़ा इजी ये हो गया है कि आप ना कोई भी डाउट आता है आप गूगल पे डालोगे तो वो डाउट सॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, लाइक वाई रशिया वॉज ट्राइंग टू इंक्लूड इंडिया इनटू SCO, चाइना वॉज नॉट हेल्पिंग इंडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ इट। आपकी क्यूरोसिटी लेवल है ना, उसको वो सेटिस्फाई करता है। ओके तो वो हेल्प हो जाता है। फोकस रखो कि जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम के सर्टेन वैल्यूज है। प्रीलिम्स में इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग दी मेंटल कैपेसिटी, whether you are good at memorizing facts or not, whether you can keep yourself cool and calm, compose at the examination center or not. मेंस में ये सारी वैल्यूज टेस्ट नहीं होती है। मेंस में टेस्ट होती है क्योंकि आपको पता है ना कि क्वेश्चन आएंगे, मैं लिखूंगा ही। वहां पे टेस्ट होती है कि whether you can recall it or not, whether you can have that speed or not. So that if you bring down all the phase at the value system, तो वैल्यू अगर टिक कर रहे हो, then you can find yourself क्या अब मैं एलिजिबल हूं कि मैं तीनों क्लियर कर लूंगा। I was not very good at interview last year, so I noted down कि मेरी कौन सी वैल्यूज कम रही है। So I find it that I was not very focused, I was not very into practicing things, I was not very good at mirroring। ठीक है, वो चीजें मैं जब वैल्यू पे आप लेके आते हो ना, तो वो थोड़ा सा इजी कर देता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सर आप जब होता है ना कि हम जब तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उसको समझने का क्या तरीका? अगर हम सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी गाइडेंस और कुछ भी? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि बिना गाइडेंस का तो ऐसा कोई माइंडसेट ना रखे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैंने खुद भी सेल्फ स्टडी से ही किया है, लेकिन आई हैड मेनी पीपल हु हैड गिवन मी लॉट ऑफ गाइडेंस जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप पढ़ाई करो, बुक से पढ़ाई करो। अगर डाउट आते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से बात करके, अपने सेलेक्टेड लोग से बात करके आप उसको आइडेंटिफाई करो। आज तो चैट जीपीटी का भी यूज़ करके आप थोड़ा अपने क्यूरियोसिटी को सॉल्व कर सकते हो। आपने प्रिपरेशन में यूज़ किया था कि ये हाँ मैं किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ मैं AI का बहुत यूज़ किया हूँ दिस ईयर मेंस में। लास्ट ईयर तो आई वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम सेलेक्टेड पीपल कि कर सकते हैं। AI इज एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ लाइक जो आपको चाहिए एज ए देखिए मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट इज़ ऑलवेज इनटू कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ इट। कॉम्प्लीमेंट करेगा आपकी स्ट्रैटेजीज को। लाइक इफ यू हैव अ सर्टेन डाउट, you do not have that guidance, you can ask from the chat GPT और वो आपको हेल्प कर देगा। उसके बाद भी डाउट्स रहते हैं, you must consult some human as well। ठीक है, थैंक यू वेरी मच and wish you all the best for your panel selection in I want to see you in Poly PDF। Thank you so much।